बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन आप सभी लोगों के लिए। वार्षिक परीक्षा में यदि आप बैठने वाले हैं और 2023-24 का पेपर देने वाले हैं, तो यदि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, नैतिक, खेल, योग एवं शारीरिक शिक्षा का यह महत्वपूर्ण पेपर आपका है। और एनसीईआरटी जो न्यू सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग है। और ये विद्यालय पर हुआ पेपर एडिशन। इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए और यहाँ पर पूरा उत्तर के साथ यहाँ पर जो है उपलब्ध कराया जा रहा है आप सभी लोगों को। इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही संघर्ष के साथ आप लोगों के लिए देखिए कंटेंट बनाया जा रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लोग को देखना है। ऑडिशन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहले ये पेपर देख लीजिए, आप देख लीजिए। भारत में देखिए खेल दिवस, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन का जो ये सीरीज है यहाँ पर। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जब हम लोग पहुंचते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए भारत में एक पहला प्रश्न जो है, खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है या किस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। देखिए खेल दिवस की बात हो रही है यहाँ पर डिस्टेंस। तो खेल दिवस के बारे में अगर बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद जी को ध्यान में रखते हुए जो था, इन्हीं के जन्म दिवस पर देखिए 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि भारत के जादूगर के रूप में जो है महान हॉकी खिलाड़ी जो थे मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल जो होता है 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। यह लोगों में देखा जाए तो खेल की बात हो गई, फिटनेस की बात हो गई, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से ये खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ताकि जो एथलीट्स हैं या तो फिर जो और भी लोग हैं उनके अंदर ये भाव उत्पन्न हो, ठीक है ना डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 206। एक वयस्क मानव शरीर में देखा जाए तो आमतौर पर जो 206 हड्डियां होती हैं, ये हड्डियां जो है संरचना प्रदान करती हैं और अंगों की रक्षा करती हैं। अब कल्पना करिए कि मनुष्य के अंदर अगर यदि हड्डी ही ना होता, तो आप एकदम समझ लीजिए मांस के गुथले की तरह एक जगह पड़े रहते कुंडली में। ये हड्डियां होती हैं, हड्डियों की वजह से ये आदमी खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, उठ जाता है, ठीक है ना। तो हड्डियां जो होती हैं मुख्य रूप से बॉडी को जो स्ट्रक्चर देने का काम होता है वो हड्डियों का ही होता है, और अंगों की रक्षा करने का काम हड्डियों का ही होता है। मांसपेशियों को ये सहारा देती है, ठीक है। और कैल्शियम का भंडारण करती है। देखिए कैल्शियम कैल्शियम कहा जाता है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आज के समय में अगर देखा जाए तो कैल्शियम की सभी के अंदर कमी है, प्रॉब्लम है। और यदि आप 35 प्लस जाते हैं तो आपको एक गोली कैल्शियम की रेगुलरली जरूर खानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य देखिए दोस्तों वो व्यापक है। शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है और भावनात्मक विकास भी है। तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उपयुक्त सही ऑप्शन जो रहेगा, यानी कि मानसिक कल्याण, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, ये सभी के सभी बातें इसमें शामिल की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चा हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो देखिए डिस्टेंस जो बच्चा हेल्पलाइन नंबर या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में हम लोग बात करें तो 1098 जो होता है ये आपका राइट हो जाएगा। भारत में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर देखिए डिस्टेंस मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 1098 है। बच्चे कोई प्रॉब्लम है, कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है, तो ये टोल फ्री नंबर है। इस पर देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को 24x7 यानी सातों दिन 24 घंटे जो है आपातकालीन सहायता प्रदान करता है। कौन, 1098। और 1090 जो होता है डिस्टेंस, ये मुख्य रूप से जो होता है वो महिलाओं के लिए होता है, ठीक है ना। महिलाएं कहीं असहज स्थिति में है, परेशान है, दुविधा में है, तो वो तुरंत क्या करती हैं, वो तुरंत प्रशासनिक सहायता मांगती है। अष्टांग योग के में कितने भाग हैं। देखिए डिस्टेंस अष्टांग अष्टांग नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो ये 8 जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये अष्टांग योग में देखा जाए तो 8 अंग या भाग होते हैं। जैसा कि प्राचीन प्राचीन जो ऋषि जो थे पतंजलि ने योग सूत्रों में वर्णित किया था। इसमें जो है नैतिक दिशा निर्देश हो गया, आत्म अनुशासन की बात हो गई, शारीरिक मुद्राएं हो गई, सांस नियंत्रण की बात हो गई, इंद्रिय प्रत्याहार हो गया, एकाग्रता की बात हो गई, ध्यान हो गया और आत्मरक्षा को शामिल किया गया है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें जो है मुख्य रूप से क्या किया गया, नैतिक दिशा निर्देश को शामिल किया गया, आत्म अनुशासन को किया गया, आत्म अनुशासन को भी किया गया और शारीरिक मुद्राओं को भी किया गया, श्वास नियंत्रण को शामिल किया गया इसमें, और इंद्रिय प्रत्याहार को, एकाग्रता को, साथ ही साथ ध्यान को और आत्मज्ञान को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग का जो ये बैटरी है वो भी जवाब दे रहा है, कितना 8% बचा हुआ है। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग लेकर कंटेंट को। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी कोई प्रेरक घटना बताइए। देखिए दोस्तों जो है नमक मार्च, जो दांडी मार्च निकाला था महात्मा गांधी जी ने, तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरक घटना है।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतना ज्यादा उम्र में उन्होंने इतने किलोमीटर चलकर इतने जबरदस्त ये काम उन्होंने किया हुआ था, 1930 में हुआ था। यही वजह है कि दोस्तों आज भी जो नमक का दाम है वो हम लोग को एवरेज में मिल जाता है। यह घटना देखा जाए तो ब्रिटिश नमक एक आधिकारिक खिलाफ जो था और सविनय अवज्ञा का एक महत्वपूर्ण कार्य था। अवज्ञा का मतलब था कि आज्ञा का पालन न करता था। इसने देखिए भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और स्वतंत्रता के लिए देखा जाए तो संघर्ष जो था, गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने ये काम किया था रिसर्च। और साबरमती आश्रम से तटीय गांव जो था दांडी, दांडी तक उन्होंने क्या किया, 240 मील की यात्रा पर निकले। 240 78 अनुयायियों के साथ 78 240 मील की यात्रा इन्होंने किया हुआ था। और जबरदस्त देखिए ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। और डिस्टेंस देखिए लगभग ये 60 के एज में लगभग पहुंच भी गए थे, मतलब 60 61 की उम्र में अगर देखा जाए तो ये काम कर पाना बहुत कठिन काम है। रास्ते में देखा जाए तो अधिक से अधिक लोग जो थे मार्च में शामिल होते गए और जब वे दांडी पहुंचे तो भीड़ जो थी हजारों में बढ़ गई थी। नमक मार्च का उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश द्वारा जब लगाया गया नमक पर कर था उसके विरोध में था कि भाई इतनी इतनी जो सस्ती चीजें जो इतना ज्यादा अवेलेबल है तो उस पर भी लोग अगर ये लूटने लगेंगे तो फिर भाई नमक तो हर लोगों के घर की जरूरत है। कहता है कि भले सब इंसान कहता है ना कि सब्जी भले ना मिले, दाल भले ना मिले, लेकिन अगर रोटी चावल बनना है तो नमक से भी खा सकता है। लेकिन नमक भी जब महंगा हो जाएगा तब क्या होगा, जिसने भारतीय आबादी पर विशेषकर गरीबों पर देखा जाए तो भारी बोझ डाला था। गांधी और उनके अनुयायियों ने देखा जाए तो समुद्री जल में नमक का उत्पादन करके कानून का उल्लंघन किया और नमक उत्पादन करके और बिक्री पर ब्रिटिश एकाधिकार के लिए सीधी चुनौती दी। और नमक मार्च ने दुनिया का ध्यान भी आकर्षित किया और लाखों जो भारतीय थे वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। अहिंसक देखिए जब गांधी जी की बात होती है तो हमेशा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, इसलिए देखिए अहिंसक शब्द का प्रयोग होता है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखा जाए तो महत्वपूर्ण एक मोड़ था और नागरिक अवज्ञा की शक्ति का प्रदर्शन था ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था जिसका संगठन महात्मा गांधी जी ने किया हुआ था। अंत जो था नमक मार्च बनाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया और ये नमक कानून का जो था ये वापस लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। चलिए आगे, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, अर्थ और उद्देश्य बताइए। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए शारीरिक शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना होता है। शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, भावनात्मक विकास हो गया, ये सभी की सभी बातें जो होती है इसमें शामिल की जाती है। शारीरिक फिटनेस हो गया, मोटर कौशल हो गया, समग्र स्वास्थ्य के विकास पर ध्यान जो करने काम होता है वो मुख्य रूप से होता है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य देखा जाए तो छात्रों में शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना होता है। ठीक है ना, शारीरिक गतिविधि को और स्वस्थ आदतों को बढ़ाना भी होता है, जिससे अंततः जो होता है शारीरिक, मानसिक और भावात्मक कल्याण में सुधार लाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है ना, इसकी सहायता से। और शारीरिक शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्यों की प्राप्ति भी की जा सकती है। ठीक है ना, आजीवन सराहना पैदा होता है इसके माध्यम से रिसर्च और एक महत्वपूर्ण शैली पैदा होता है। और इसके माध्यम से देखिए क्या होता है तो लोग अपने जीवन शैली के प्रति सक्रिय होते हैं और मोटापा हो गया, मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया जैसी जो पुरानी बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में मदद मिलता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, दौड़ने की बात हो गई, कूदने की बात हो गई, फेंकने की बात हो गई, पकड़ने की बात हो गई, ये सभी गतिविधियां जो होता है छात्र अपने समन्वय, संतुलन, चालाकी से और अपनी ताकत के बेस पर इसमें वो सुधार करता है। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण वर्क है। और टीम वर्क की भावना पैदा होता है, खेल कौशल पैदा होता है, मनोरंजन की भावना होता है, नेतृत्व को बढ़ाने का एक उनके अंदर भाव आता है। ये सभी चीजें जो होती हैं वो अनुशासन आता है, दृढ़ता आता है, उसमें लचीलापन आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये शारीरिक शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। ठीक है ना, अर्थ जो है शारीरिक शिक्षा जो है अपने आप में बहुत ही व्यापक हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोच और तनाव में देखा जाए तो क्या अंतर है, दोनों का इलाज बताइए। देखिए मोच और तनाव को देखा जाए तो अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग होता है। ठीक है, मोच और जो तनाव होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, एक दूसरे के लिए उपयोग किया जाने वाला वर्ड है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के चोटों को संदर्भित करते हैं ये। ठीक है ना, जो मोच और तनाव होते हैं ये अलग अलग प्रकार के चोट। देखिए मोच तब आती है जब लिगामेंट जो को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, यानी हड्डियां होती है एक दूसरे को जोड़ने, एक जब दो हड्डियां होती है तो उन हड्डियों का जो जोड़ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। जो कि देखिए हड्डियों एक दूसरे से जोड़ने वाला ऊतक होता है, खींच जाता है या टूट जाता है। आमतौर पर तब होता है जब जोड़ों की किसी अप्राकृतिक स्थिति में मजबूर किया जाता है, जैसे टखने को मोड़ना या फैलाए हुए हाथ पर गिरना। मोच के देखा जाए लक्षणों के दर्द हो गया, सूजन हो गया, चोट हो गया, प्रभाव